नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 17 मई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के विषयों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया जा रहा है और इसी क्रम में कल यानी कि 18 मई को सुबह 10 बजे से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीसरे सत्र का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप सभी कल यानी कि 18 मई को सुबह 10 बजे से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीसरे सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं उस लिंक का उपयोग करते हुए। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले शिक्षा के व्यवसायीकरण को आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे देश के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से राज्य इसमें आगे हैं, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के जो सीमित भू राजनीतिक विकल्प हैं उसको ध्यान में रख करके जो एडिटोरियल आया है उस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द टेक्निकल हायर एजुकेशन मार्केट डिसेक्ट और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा शिक्षा के व्यवसायीकरण और छात्रों के हितों को लेकर के चर्चा की गई है। और यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि AICTE को शिक्षा के व्यवसायीकरण से पहले छात्रों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो तकनीकी उस शिक्षा क्षेत्र है उसमें निजी क्षेत्र का वर्चस्व है और इसको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा गया है कि 1961 से 1991 के बीच तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 53 से बढ़ करके 277 हो गई थी, लेकिन इसी अवधि के दौरान तकनीकी उच्च शिक्षा में जो नामांकन है वह इस दौरान 6 गुना बढ़ गया था और यहाँ पर यह संख्या 0.37 लाख से बढ़ करके 2.16 लाख पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अधिकांश संस्थान खुले थे वे सरकारी क्षेत्र के थे। लेकिन अगर हम 1991 से 2020 की बात करें तो इन 3 दशकों के दौरान तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों की जो संख्या है वह 40 गुना बढ़ा है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थान है उनकी संख्या लगभग 10,990 है। लेकिन अगर हम नामांकन की बात करें तो नामांकन जो है वह मात्र 15 गुना ही बढ़ा है और यहाँ पर जो नामांकन है वह 2.16 लाख से बढ़ करके 32.85 लाख तक पहुंच गया है। तो आप देखेंगे कि 1991 के बाद से तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या 40 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है और उसके कारण इन संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या लगभग 32.85 लाख तक पहुंच गई है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी यहाँ पर संस्थान खुले हैं इस दौरान उनमें से अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र में हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भारी मात्रा में तकनीकी उच्च शिक्षा में निवेश किया गया है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तेजी से हमारे देश में तकनीकी शिक्षण संस्थान खुले हैं, अगर हम उससे एडमिशन का कंपेयर करें तो वो काफ़ी कम है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में अभी जो क्षमता है इन शिक्षण संस्थानों की वह 32.85 लाख स्टूडेंट की है। लेकिन अगर हम मांग की बात करें तो यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी विभिन्न एजेंसियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है उन सभी को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप पाएंगे कि तकनीकी उच्च शिक्षा की कुल मांग जो है वह 20 लाख से अधिक की नहीं है। यानी कि मांग है 20 लाख स्टूडेंट की, लेकिन जो क्षमता है वह लगभग 32 लाख स्टूडेंट का है। और इसलिए यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे जो तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनकी आपूर्ति
तकनीकी उच्च शिक्षा की मांग से कहीं ज्यादा है। और इसीलिए यहाँ पर यह बताया गया है कि 2012-13 में जितने भी सीट थे यहाँ पर, उसका मात्र 62.32% ही फिल हो पाता था, यानी कि भर पाता था। और अगर हम अभी की हालत देखें तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो इन शिक्षण संस्थानों की कैपेसिटी है, उनका मात्र 53.53% ही फिल हो पा रहा है, यानी कि बाकी के सीटें यहाँ पर खाली रह जा रही हैं। और इस कारण से बहुत सारे जो शिक्षण संस्थान हैं वे बंद भी हुए हैं। जो तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या है वह अब घट करके 8,997 हो गई है, और जो प्रवेश क्षमता है वो घट करके 30,87,000 पर पहुंच गया है। तो जिस तरीके से 1990 के बाद से हमारे देश में भारी मात्रा में तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थान खोले गए थे, जिस तरीके से वहां पर सीटों को बढ़ाया गया था, लेकिन मांग में कमी होने के कारण अब यहां पर यह देखा जा रहा है कि बहुत सारे संस्थान बंद हो गए हैं। इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि अगर हम उच्च शिक्षा के आंकड़ों पर शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय सर्वेक्षण की बात करें तो यहां पर यह कहा गया था कि जहां उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों का नामांकन 2013-14 में 32.3 मिलियन से बढ़ करके 2017-18 में 36.6 मिलियन हो गया था, वहीं शिक्षकों की कुल संख्या 13,67,000 से घट करके 12 लाख के पास आ गई थी। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट है उसमें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की बात कही गई है, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थान हैं वहां पर भी शिक्षकों की कुल संख्या में कमी आया होगा। कहने का आशय यह है कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में सही नहीं है और तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इससे अछूते नहीं हैं। यहां पर लेखक के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है सबसे अंतिम में। यहां पर लेखक के द्वारा वेवलेन इफेक्ट की बात की गई है। आप सभी जानते होंगे जब आप इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हैं तो वहां पर वेवलेन इफेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो सामान जितना महंगा होगा उसे उतना ही उत्कृष्ट माना जाता है। और यह जो इफेक्ट है वह शिक्षा पर भी लागू होता है। यहां पर यह समझा जाता है कि जिस कॉलेज के द्वारा जितना ज्यादा फीस लिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वह कॉलेज उतना ही ज्यादा अच्छा शिक्षा दे रहा होगा। यहां पर लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश में कुछ ही ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनकी पढ़ाई की गुणवत्ता काफी अच्छी है, जैसे IIT, NIT। लेकिन अगर हम इन सभी संस्थानों में कुल प्रवेश को देखें तो यहां पर 40,000 से ज्यादा की सीट नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी लगभग 40,000 से ज्यादा सीट नहीं होगा। तो देखा जाए तो हमारे देश में जो उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेजेस हैं उनकी संख्या काफी कम है, और इसीलिए इन कॉलेजेस के द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए भारी मात्रा में फीस लिया जाता है स्टूडेंट से। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये जो संस्थान हैं वे आमतौर पर गुणवत्ता में कमी का डर दिखा करके अपनी क्षमता को विस्तार नहीं करते, यानी कि जो नंबर ऑफ सीट है इन कॉलेजेस में उनको ये नहीं बढ़ाते हैं, और इनके द्वारा एक तरीके से कृत्रिम कमी जो है यहां पर की जाती है, जिसके कारण उन्हें अपने ब्रांड को बेचने में मदद मिलता है और वे छात्रों से ज्यादा फीस वसूल करते हैं इस नाम पर कि उनके द्वारा अच्छी शिक्षा उनके कॉलेजेस में दी जा रही है। तो यहां पर लेखक का यह कहना है कि चूंकि हमारे देश में जो अच्छे शिक्षण संस्थान हैं वे काफी कम हैं और वहां पर जो सीटें हैं वो भी काफी कम है, और इसलिए देखने को यह मिलता है कि इन शिक्षण संस्थानों के द्वारा स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा फीस लिया जाता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर अंतिम में ये सुझाव दिया गया है लेखक के द्वारा कि AICTE को पूरे देश में फैले सभी तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए फीस के स्वीकार स्तर को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक ढांचा और दिशा निर्देश प्रदान करना चाहिए। यहाँ पर लेखक के द्वारा यह भी कहा गया है कि AICTE को दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए, बाकी सारे काम राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, यानी कि जो राज्य की शुल्क निर्धारण समितियां हैं
वह यह जांच करेंगी कि उनके राज्य में जो कॉलेजेस हैं वे AICTE के अनुसार फीस ले रहे हैं या उससे ज़्यादा फीस ले रहे हैं, और वह इसका वायलेशन होने पर कार्रवाई भी करेंगी। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो यह हमारे देश में संघवाद की भावना को भी बढ़ाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हमारे देश में जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनका व्यवसायीकरण हुआ है। छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देने के नाम पर इनके द्वारा भारी मात्रा में फीस उनसे वसूला जाता है, जिसको देखते हुए AICTE को फीस का निर्धारण करने के लिए एक व्यापक ढांचा बनाना चाहिए। आइए एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है फोकसिंग ऑन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, और ये टॉपिक सम्मान अध्ययन 2 से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पानी जनित जो रोग होते हैं वे भारी मात्रा में होते हैं, और उसी को आधार बनाकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 80% अपशिष्ट जल बिना उपचारित या पुनः उपयोग किए पारिस्थितिकी तंत्र में वापस चला जाता है, और यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरण और स्वास्थ्य खतरा पैदा करता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जल प्रबंधन का अभाव है, जिसके कारण 70% से ज़्यादा सीवेज का पानी भारत के जल निकायों में बिना किसी उपचार के छोड़ दिया जाता है। और विश्व बैंक के अनुसार भारत में जो 21% बीमारियां हैं वह दूषित पानी के कारण होती हैं। इसी तरीके से स्टार्टअप इंडिया के द्वारा भी ये कहा गया है कि 5 में से 1 बच्चे की मृत्यु अपने 5वें जन्मदिन से पहले खराब स्वच्छता के कारण होती है। यानी कि जो दूषित पानी है वह भारी मात्रा में हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे देश में बीमारियों के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसको देखते हुए हमारे देश को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि साफ पानी सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर भारत स्वच्छ जल और स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपशिष्ट जल के उपचार के नवीन तरीकों को खोजना होगा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत में साफ पानी की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उसको देखते हुए भी भारत को जो गंदा पानी है उसे साफ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर बहुत ही भारी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गंदे पानी का जो उपचार है और उसके लिए जो संयंत्र लगाए गए हैं उसे लोक निर्माण विभाग के द्वारा रख रखाव किया जाता है, या फिर जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो इनको देखते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें, खास करके जो पश्चिमी देश हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पर जो मानक हैं वो अलग हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर यह बताया गया है कि यूरोप में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का प्रबंधन करने के लिए ऐसे लोगों को चुना जाता है जिन्हें वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त है। यानी कि उन्हें यह पता है कि किस तरीके से गंदे पानी को स्वच्छ करना है। लेकिन लोक निर्माण विभाग में जो इंजीनियर होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उन्हें वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, और इसलिए उनके द्वारा साफ जल लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत सरकार ने अब इस ओर सोचना शुरू कर दिया है, यानी कि हमारे देश में जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है उसे बढ़ावा देने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर लेखक के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि चूंकि पानी को साफ करना और लोगों के घरों तक साफ पानी को पहुंचाना, ऐसा काम करने के लिए विशेषज्ञों का होना बहुत ही जरूरी है, और इसलिए भारत सरकार को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 2 साल के मास्टर डिग्री प्रोग्राम को शुरू करना चाहिए, या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य में काम करने वाले जो पेशेवर हैं उन्हें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कार्यक्रमों के माध्यम से इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि किस तरीके से अपशिष्ट जल को हम साफ कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कहने का आशय ये है कि अगर हम हमारे देश में स्वच्छता चाहते हैं,
लोगों तक साफ पानी पहुंचाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत होगी जिन्हें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट आता हो, कैसे गंदे पानी को साफ किया जाता है उसकी तकनीक पता हो, पब्लिक हेल्थ की क्या कमियां हैं ये पता हो, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं ये भी पता हो, जिसे हम यहाँ पर कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। यानी कि लेखक का ये कहना है कि अगर हमें हमारे देश में स्वच्छ पानी की ओर सभी का ध्यान दिलाना है, सभी को पहुंचाना है स्वच्छ पानी, तो यहाँ पर हमारे पास मानव संसाधन होना चाहिए, और वो मानव संसाधन ऐसा होना चाहिए जिससे कि इस विषय के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो। जिस तरीके से बाकी दुनिया के देशों में विशेषज्ञों के द्वारा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों का प्रबंधन किया जाता है, उसी तरीके से हमारे देश में भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में जिन्होंने वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में अपना कोर्स पूरा किया हो, वैसे लोगों को हम अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का प्रबंधन सौंप सकते हैं। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि हमारे देश में अब ये समय आ गया है कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग को एक विषय के रूप में विकसित करें, और जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां पर इस विषय की भी पढ़ाई हो, जिससे कि इस विषय को पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वे बाहर आकर के सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढ सकें। उन्हें ये पता हो कि हमारे देश में स्वच्छता को लेकर के कहाँ कमियां हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा ये साफ किया गया है कि अगर हमें हमारे देश में सभी लोगों तक साफ पानी पहुंचाना है, स्वच्छता को बढ़ाना है, तो यहाँ पर उसके हमें एक्सपर्ट चाहिए, और हमें ऐसे एक्सपर्ट चाहिए जिन्हें टेक्नोलॉजी और मुद्दे सभी का ज्ञान हो, जिससे वे प्रोफेशनल तरीके से इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। अंतिम में यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे संसाधन घट रहे हैं, उसको देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारें और गैर लाभकारी संगठन पर्यावरण इंजीनियरों को नियुक्त करना चाह रहे हैं। यानी कि इनकी मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास पर्यावरण इंजीनियर नहीं है, और इसको देखते हुए हमारे देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थान हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई करानी चाहिए। और यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए लेखक का ये कहना है कि आईआईटी मद्रास के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, और शेष भारत के संस्थानों को भी इस तरह के जो कोर्सेस हैं उसे अपने यहाँ पर शुरू करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर हमारे देश में बन सकें, और उनका उपयोग कर हम अपने जटिल समस्याओं का समाधान निकाल सकें। और यहाँ पर लेखक का ये साफ साफ कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश बीमारियाँ पानी से संबंधित होती हैं, दूषित पानी के सेवन से फैलती हैं, और जब तक हम अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में साफ पानी लोगों को उपलब्ध नहीं कराते, तब तक हमारा देश इन बीमारियों से जूझता रहेगा, हम उन पर काबू नहीं पा सकते। और इसीलिए अगर हम इन बीमारियों को रोकना चाहते हैं तो हमें अस्थायी जल प्रबंधन प्रणाली बनाने की दिशा में हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करना होगा। यह पहला कदम होगा कि हम हमारे देश में प्रशिक्षित युवा बनाएं, और इसीलिए यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तरह के विषय पर कोर्सेज को शुरू करना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर हम अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें सरकारी अफसर की नहीं बल्कि एक्सपर्ट की जरूरत है, और इसीलिए भारत सरकार को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे कोर्सेज चलाने चाहिए कॉलेज में, जिससे कि प्रोफेशनल आ सकें और वे हमारे देश की जो समस्याएं हैं, गंदे पानी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, गंदगी को लेकर के, उसका समाधान निकाल सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। आइए एक और एडिटोरियल पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है एन आई ऑन अचीविंग एसडीजी, और ये टॉपिक सम्मान अध्ययन 2 सरकारी नीति समावेशी विकास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 तक 17 ऐसे लक्ष्यों को रखा गया है जिस पर
पूरी दुनिया के देशों को मिल करके काम करना है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य। भारत को भी इन सभी गोल को अचीव करने के लिए काम करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड शुरू किया गया था और 2020-21 में इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। जो सबसे पहला संस्करण है इसका वह 2018 में आया था और यह जो डैशबोर्ड है इससे हमें यह पता चलता है कि भारत इन लक्ष्यों को पूरा करने में कितना आगे बढ़ा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा की गई प्रगति के आधार पर उनकी रैंकिंग तय की जाती है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजनाओं को सही तरीके से लागू कर रहा है, उसका फायदा कितना लोगों को मिल रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है और यहाँ पर 100 का मतलब यह है कि उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा उस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। यानी कि अगर आप 100 के पास का स्कोर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो राज्य है या फिर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वह इन लक्ष्यों को पाने के बहुत ही करीब है। जबकि अगर आपका स्कोर 0 के पास होता है इसका मतलब है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नीति आयोग के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर वैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनका स्कोर 0 से 49 के बीच में है उन्हें प्रतियोगी यानी कि एस्पिरेंट का दर्जा दिया जाता है। वैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में है उन्हें प्रदर्शन करने वाला राज्य का संज्ञा दिया जाता है यानी कि परफॉर्मर की संज्ञा दी जाती है। और वैसे राज्य जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में है उन्हें फ्रंट रनर यानी कि सबसे आगे चलने वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। और वैसे राज्य जिनका स्कोर 100 हो चुका है उन्हें अचीवर यानी कि लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य की संज्ञा दी जाती है। तो स्कोर के आधार पर यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इन 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 13 राज्यों को परफॉर्मर स्टेट का संज्ञा दिया गया है और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। उसी तरीके से अगर हम फ्रंट रनर की बात करें तो यहाँ पर 15 राज्यों को रखा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अचीवर हैं वहां पर किसी भी राज्य को नहीं रखा गया है। यानी कि अभी तक हमारे देश में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सतत विकास के लक्ष्य को पाया नहीं गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट रनर हैं उसमें बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच में है। आप देख सकते हैं कि जो टॉप 5 स्टेट हैं उनमें केरला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र शामिल हैं। और जो बॉटम 5 यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्टेट हैं उसमें छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और बिहार शामिल है। यहाँ पर उन राज्यों की भी चर्चा की गई है जिनके द्वारा तेजी से आगे बढ़ा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिजोरम का स्कोर था 2019-20 में वह 56 था जो कि बढ़कर के 68 हो गया है। यानी कि यहाँ पर 12 अंकों की उछाल आई है मिजोरम के परफॉर्मेंस में। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी आपको उछाल देखने को मिलेगा। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वो भी काफ़ी तेजी से ऊपर आया है। यानी कि मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जिनके द्वारा अपने पिछले प्रदर्शन से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गया है इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो ये जितने भी डेटा हैं इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे।
यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि भारत के द्वारा SDG 7 को प्राप्त करने में बहुत ही अच्छा काम किया गया है। आप देख सकते हैं जो SDG 7 है वो क्या है, वो है क्लीन एनर्जी। यहां पर भारत सरकार के द्वारा चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे विंड एनर्जी हो, उन सभी को लेकर के कार्य किया जा रहा है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो SDG 7 है उसको प्राप्त करने में बहुत ही अच्छा काम किया गया है राज्यों के द्वारा भी। उसी तरीके से SDG 11, SDG 12, 16 और SDG 3 को प्राप्त करने में हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। यहां पर इनका स्कोर बहुत ही अच्छा है। अगर हम जो 16 गोल हैं उनमें किन किन स्टेट्स के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है, तो यहां पर ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। और इस एडिटोरियल में खास करके ओडिशा को लेकर के चर्चा किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ओडिशा के द्वारा क्लाइमेट एक्शन में नंबर 1 स्टेट का दर्जा प्राप्त किया गया है। उसी तरीके से लाइफ बिलो वाटर में भी उड़ीसा सरकार ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह इस एडिटोरियल के सबसे अंतिम भाग में बताई गई है। यहां पर यह कहा गया है कि हालांकि हमने बहुत सारे जो SDG लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जिनमें काम करना बाकी है। जैसे भारत जो है लैंगिक समानता, भूखमरी को कम करने के ऊपर ज्यादा काम नहीं कर पाया है, गरीबी को कम करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, जलवायु कार्रवाई, ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं जिसमें भारत को अभी काफी काम करने की आवश्यकता है। यहां पर लेखक के द्वारा केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि अगर भारत सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है तो उसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नागरिक समाज संगठनों और व्यवसायियों के साथ मिल करके काम करना होगा। SDG का स्थानीयकरण करना होगा, यानी कि जिला लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ग्राम के स्तर पर इन सभी लक्ष्यों को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता को बढ़ाना होगा, ताकि जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसके साथ लोग भी जुड़ सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई यहां पर लेखक के द्वारा कि किस तरीके से भारत सरकार इन सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आइए एक और न्यूज पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए वॉर दैट इज श्रिंकिंग इंडियाज जियोपॉलिटिकल ऑप्शन, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर हमने काफी चर्चाएं की हैं और इस एडिटोरियल में भी उसी बात की चर्चा की गई है। यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है लेखक के द्वारा कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ है वह भारत के लिए जो उसके भू राजनीतिक ऑप्शन हैं उनको कम करता जा रहा है। यहाँ पर लेखक का ये कहना है कि जिस तरीके से पश्चिमी देश रूस और यूक्रेन के युद्ध में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनका सारा ध्यान इस युद्ध के ऊपर है, उससे एशिया प्रशांत में चीन को यह मौका मिल गया है कि वह अपने प्रभाव को इस क्षेत्र में बढ़ा सके। और जिस तरीके से भारत ये आशा करता था कि चीन के साथ अगर कोई भी गतिरोध अगर भारत का होता है तो यहां पर रूस चीन को रोकेगा, उसकी संभावना भी अब कम होती जा रही है, क्योंकि रूस खुद इन 3 महीनों की लड़ाई के बाद भारत और चीन पर डिपेंडेंट हो गया है। और इन्हीं सब बातों की यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि जिस तरीके से चीन के विदेश मंत्री के द्वारा जब भारत की यात्रा की गई तो उस दौरान हमारे विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा कड़े शब्दों में ये कहा गया कि जब तक चीन सीमा पर अपने सैनिकों को नहीं हटाता तब तक भारत और चीन के बीच में रिश्ते नहीं सुधर सकते। यह काफी सराहनीय कदम था, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया कि वह चीन में होने वाले ब्रिक्स समिट में भाग लेंगे, तो यहां पर इससे यह मैसेज जाता है कि भारत का जो रुख है चीन के प्रति उसमें कुछ नरमी आया है। यहां पर लेखक का यह कहना है कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन में होने वाले ब्रिक्स समिट में भाग लेते हैं, चाहे वहां पर उपस्थित होकर या फिर वर्चुअली, तो इससे भी भारत का जो रुख है चीन के प्रति वह कमजोर होता है। यहां पर लेखक का यह कहना है कि अभी रूस को चीन की ज्यादा जरूरत है,
जिस तरीके से रूस की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के कारण लड़खड़ाई है, यहां पर रूस चीन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है और इसलिए भारत को यह समझ लेना चाहिए कि अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर चीन के द्वारा कोई भी नया गतिरोध पैदा किया जाता है तो यहां पर रूस चीन को नहीं समझा पाएगा। और इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हुए यहां पर लेखक के द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का जो ध्यान है वह अभी फिलहाल रूस और यूक्रेन के युद्ध पर लगा हुआ है, इसका फायदा उठाते हुए चीन के द्वारा खुद के पोजीशन को इंडो पैसिफिक में मजबूत करने को लेकर के कदम बढ़ाए जा चुके हैं और इसको देखते हुए भारत को भी अपनी कूटनीति पर आगे चलना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके चीन से निपटना होगा। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? केवल सामुदायिक स्तर पर कार्य ही एसडीजी को वास्तव में प्राप्त करने योग्य बना सकता है, इस कथन पर चर्चा करें। तो जितने भी डेटा मैंने आपको दिए हैं आप उन सभी का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। भारत किस तरीके से इन लक्ष्यों को पाने के लिए कार्य कर रहा है आप उसको यहाँ पर समझा सकते हैं और आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जब तक हम लोगों को इन लक्ष्यों से नहीं जोड़ेंगे तब तक हम इसे वास्तव में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे पानी से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी, इस कथन का विश्लेषण करें। तो इस पर हमने काफी चर्चाएं की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पर आपको समझाना होगा कि जिस तरीके से खराब पानी के कारण हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, अगर हमें उसे रोकना है तो हमारे पास एक्सपर्ट होने चाहिए और इसीलिए भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो यहां से जो एक्सपर्ट निकलेंगे वे हमारे देश को इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग रिवाइज करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।